नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आपके लिए गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि छटे हुए क्वेश्चन है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ये 25 क्वेश्चन में से आप 23, 24, इवन 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट वे में रखेंगे तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करेंगे। और मैथ्स और रीजनिंग सबसे बड़ा रोल निभाता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। 3 महीनों के लिए निवेश किए गए रुपए 875 पर 21 ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी है? देखो, 3 महीनों का ब्याज 21 है तो 1 साल का मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब बोले तो 84 ब्याज मिलता है 1 साल का। प्रति वर्ष दर पूछा है, इसका मतलब 84 बटे 875। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? दर होगा। अब देखो 875 का 87.5 10% होता, लेकिन ये 87 से थोड़ा कम है 84, मतलब 9 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, लगा दो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगने थे। यदि केवल बी और सी कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा होने में 90 दिन लगते। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगा था? देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो है कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी जो है अकेला काम करके 54 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, और बी और सी मिलकर जो है 90 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। पूछ रहे भाई तुम बी कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हो अकेले? देखो, लेट अस टेक इसका एलसीएम, तो मैं ले लेता हूं 270। ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमता, इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी कितनी? 90 और 2 मतलब 6 है ना। ये आ जाएगी 5 और ये आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी 3। ठीक है, अब जरा यहां गौर करिए, बी और सी, ए बी सी में ए बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। अगर ए बी की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू क्या होगी? 1, तो 1 और 5 को मिला के 6 बन जाएगा। ठीक है, अब जरा यहां देखो, सी की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी? 1, तो सी की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। और तो क्या बोलते हैं, बी की कार्य क्षमता 2 हो गई। बी और टोटल यूनिट काम कितना है? 270, और बी की कार्य क्षमता 2 है। तो कितना समय लगेगा? 135 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज, बोले तो रोम्बस, बनाया गया। रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। चलो आगे देखो, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका कोण 120 डिग्री था, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है कितना था। देखो यहां क्या बोल रहा है, आयत और समचतुर्भुज का जो परिधि है वो क्या है? दोनों बराबर है। तो मैं सबसे पहले आयत की परिधि निकालू, क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, दैट मीन्स कितना हो गया? 2 ऑफ 12 प्लस 8, दैट मीन्स कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर।
अगर 40 सेंटीमीटर आयत की परिधि हो गई, इसका मतलब समचतुर्भुज का भी परिधि क्या 40, तो आपको पता है 4a कितना हो गया 40, तो समचतुर्भुज में एक साइड की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। और आपको पता है समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, वो क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है साइड के और एंगल से क्या होता है a स्क्वायर साइन थीटा। याद रखना ये फॉर्मूला, बस यहीं पे पुट करना है। ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बोले तो 100 मल्टीप्लाई बाई साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री तो 100, ठीक है ना, ओके। तो 100 साइन 120 कितना होता है √3/2, ये गया 50, सो आंसर क्या आ गया 50√3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आ जाएगा। एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदु का अवनमन कोण कितना है, क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील मतलब 1.61 किलोमीटर है। भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर ज्ञात करो। देखो एक समतल, ये सपोज सड़क है, ये सड़क है, प्लेन यहां कहीं उड़ रहा है, ठीक है, तो यहां से लेके ये इतना डिस्टेंस हो गया। कह रहा है एक हवाई जहाज इतने ऊपर है और सड़क पर समान दिशा में, मतलब मैं मान रहा हूं ये वाला डायरेक्शन, इसी दिशा पर है ना, दो बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, ठीक है, बनने वाला एंगल कितना कितना है, ये होगा कितना बड़ा होगा 45 और ये होगा कितना, ये होगा कितना, ये होगा 30। आगे देखो बोल रहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1.16 है। अगर इन बिंदुओं के बीच की दूरी 1.61 किलोमीटर है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूमि से जहाज की लगभग दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दो, अगर यहां 45 डिग्री होगा तो ये एक और ये एक होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये एक और ये क्या होगा टोटल, ये होगा √3, तो ये वाला सेक्शन कितना आ जाएगा √3 - 1। अरे हाँ की ना, समझ में आ रहा है, तो √3 कितना होता है, √3 कितना होता है 1.732, तो 1.732 - 1 मतलब बोले तो 0.732 की वैल्यू ही ये निकल के आ जाएगी 1.61। ठीक है, तो और मैंने हाइट क्या मोली थी, हाइट है 1, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.61 बटे 0.732, दैट विल बी इक्वल टू 2.2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वो 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। देखो जरा, ए और बी दो जन हैं, कह रहा है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम कर सकता है। अगर बी एक एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है तो बी और तो ए 4 के साथ काम करेगा, है ना, 4 गुना तेजी से काम कर सकता है। इसलिए ये क्या आ गई दोस्तों, ये कार्य क्षमता आ गई और ये ऊपर हो गया डेज, तो उल्टा हो जाता है। इसका मतलब ए 1 दिन में करेगा और बी 4 दिन में करेगा। आर यू गेटिंग गाइस? अब जरा देखो, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना 3, जिसकी वैल्यू कितनी बोली गई है 60, मतलब एक की बोले तो 20। अगर एक की 20 तो ए और बी की अब हम लोग एक्चुअल देखेंगे। ए 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है तो बी कितने दिनों में, 80 दिनों में। 4 दिया हुआ है ना, तो 80 दिनों में 1 की 20 है तो, है ना, तो इनकी कार्य क्षमता तो पता ही हमको 4 और 1, हमने एलसीएम ले लिया था क्या 80। समझ गए? तो देखो जरा यहां पर बोल रहा है
तो यदि वो साथ में काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? दोनों का सम एक साथ 5, 80 यूनिट काम करना है। ए प्लस बी जब काम करेंगे 80 यूनिट काम करना विद द एफिशिएंसी ऑफ 5, दैट मीन्स कितना हुआ? 16 दिन, 16 डेज, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? देखो 729 भाई किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है ना। इसका मतलब मैं 729 को किस रूप में लिख सकता हूं? 9 इंटू 9 इंटू 9। इसका मतलब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? 3 होंगे। 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। चिराज की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। देखो सुरेश और चिराज का जो है वर्तमान आयु 5:4 है। ये कब है? ये प्रेजेंट में है। 3 साल बाद ये रेशियो 11:9 हो गया। 3 साल बाद। अब जरा देखो, चाहे अभी की बात करो या 50 साल बाद की बात करो या 2 साल बाद की बात करो, दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस होगा वही एज डिफरेंस कंटिन्यू रहना चाहिए। यहां देखो एक एज डिफरेंस है लेकिन यहां 2 हो जा रहा है। इसका मतलब मैं इसको भी 1 को 2 कर देता हूं, मतलब इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूं। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज अ 10:8 और इसको तो हम एज इट इज लिख रहे हैं 11:9। अब देखो 8 से 9 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 3 साल बढ़ रहा है। इसका मतलब बोल रहा है 1 का मतलब 3। तो चिराग की वर्तमान कितनी है दोस्तों? 8 है। तो 8 इंटू 3 मतलब 24 वर्ष। 24 वर्ष आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जरा। निम्न चार्ट रेस्टोरेंट XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देता है। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपए थी। तो नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट के सैंडविच की बिक्री में कितनी आई? सैंडविच कितनी आमदनी को वो कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है? 20%। मतलब 35 लाख का 20%, 10% कितना होता है? 3.5 लाख। 20% कितना होगा? 7 लाख। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7.20 और ₹4.40 प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 6.3 के दर से बेचने पर 16/2/3 का लाभ प्राप्त हो सके? क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो यहां पर जो है जिनका दर, मतलब ये सीपी है, ये सीपी है, लेकिन दोस्तों ये प्रॉफिट के बाद अमाउंट है। दैट मीन्स ये क्या है? ये एसपी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लगाता हूं एलिगेशन रेशियो फाइंड करने के लिए, तो आपको एक उसका गोल्डन रूल, थंब रूल पता होना चाहिए एलिगेशन का कि सेम टाइप की, क्या सेम टाइप की आपकी एंटिटी होनी चाहिए। मतलब अगर ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये भी सीपी होना चाहिए, ना कि एसपी। कोई बात नहीं, इसको हम सीपी में बदल देंगे। देखो ना, 16/2/3% लाभ प्राप्त करने के बाद 6.3 में बिक रहा है। 16/2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/6। बोले तो सीपी और एसपी का अगर देखूं तो 6 से 7 हो जाना, और इसी 7 की वैल्यू 7.3 दी गई है, मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको भी मैं 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 5.4। तो चलो मुझे इसकी भी सीपी मिल गई, मेरा खेल खत्म। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं अनुपात निकाल सकता हूं। पहले नमक को 7.20, दूसरा 4.40, और किस रेशियो में मिलाए कि 5.4 हो जाए। अंडरस्टूड गाइस? है ना, समझ में आ रहा है?
है ना। तो देखो ये कितना हो गया 1.8 और ये कितना हो गया, ये हो गया 1। अब इसको मैं लिख सकता हूं शून्य शून्य, ये पॉइंट हटा दो तो इसको लिख सकते हैं ना 10 और 18 काटो तो कितना हो गया 5:9। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक, नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या प्राप्त करिए। 4 के बाद 17 मतलब +13, 43, 26, 39। तो अब क्या होगा, अब बोलो क्या बढ़ेगा, 52 बढ़ेगा। 52 मतलब कितना होता है 4 और 13, 134। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 32% 56 है तो वह संख्या कितनी है। 32% 56 है मतलब x का 32% 56 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5600/32। 16 दुगुनी 28 दुगुनी 8 दुगुनी 14 दुगुनी 4 दुगुनी 700 दुगुनी 2 दुगुनी 350 दुगुनी 100 150 175। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -7 इन अ ब्रैकेट 44 डिवाइडेड बाई 7 -4। तो यहां क्या हो गया प्लस हो गया तो ये हो गया 11, 44/11 4 और 4 इंटू -7 28 -28 28। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹8,928 इन 2 years एंड 10,224 इन 3.5 year एट अ सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 2 साल में इतना हो जा रहा है और 3.5 साल में इतना हो जा रहा है। बोले तो डिफरेंस कितने साल का हो रहा है 1.5 साल का। मतलब 1.5 साल में इन 1.5 years द अमाउंट 8,928 इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 10,224। देखो तो भैया कितने रुपए का इंक्रीमेंट लगा, जल्दी से देखो कितने रुपए का इंक्रीमेंट लगा। ये लगा 1296 का। कितने साल में 1.5 साल में। ठीक है तो मैं एक की वैल्यू निकाल लूं तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 864। अब जरा देखो 864 2 साल में इतना अमाउंट अगर होता है, मुझे 1 साल की पता चल गई है। अगर मैं ये 2 साल में मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 साल निकाल लूं और इस 2 साल को इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। और उस प्रिंसिपल पे अगर ये 1 साल का निकला है, दिस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कर दूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। आर यू गेटिंग। इसका मतलब 864 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 864 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 1728। अब इसी 8928 से मैं -1728 कर दूं तो कितना हो गया 7200 हो गया। मतलब 864 7200 का जो परसेंटेज होगा वही आपका रेट निकल के आ जाएगा। आर यू गेटिंग गाइस। बस इसका क्या करना है, इसका काटा पीटी करना है ना। तो ये आ जाएगा हाउ मच 12%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न चार्ट 2012 के भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े को दर्शाता है। यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है। चेन्नई का भाई 30% है, 2 लाख टन का 30% मतलब 2 इंटू 3 दुगनी मतलब 6 वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं। ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है जिसमें से वह 1/3 दान कर देता है। यदि उसने 16,858 दान किया तो उसने अपने पिता की संपत्ति से उसको अपने पिता की संपत्ति से मिला रुपए कितना होगा। ठीक है समझ रहे हो क्वेश्चन। पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा उसको मिलता है
जिससे वो 1/3 दान कर देता है। तो दान किया गया अमाउंट इतना है। अब जरा देखो 2/5 और 1/3, 3 और 5 के एक एलसीएम ले लो। मैंने ले लिया 15। मैंने माना उसके पिताजी के पास संपत्ति है 15 की, जिसमें से उसको 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, बोले तो उसको 6 हिस्सा प्राप्त हो गया। अंडरस्टूड? मतलब 15/5 इज 3, 3 इंटू 2 6, 6 हिस्सा उसको प्राप्त हुआ। और इसी 6 हिस्सा का 1/3 हिस्सा दान करता है, बोले तो 2 हिस्सा वो दान करता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 16858 है। तो बोल रहा है क्या उसके पिता की संपत्ति, तो उस दान किया तो उसे अपने पिता की संपत्ति से रुपए कितना मिला? मैंने कितना बोला था? 6 मिला। तो 2 की वैल्यू ये है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी? अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग? मतलब 2 की वैल्यू ये, तो 6 की वैल्यू कितना? इसका 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, 48। तो ये 48 और यहां पर कितना हो गया? 24। मतलब 50,000 कुछ कुछ। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो XYZ एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण का समकोण कहां पर है? कोण X पे 90 डिग्री है। भुजा XY की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और भुजा YZ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज XYZ के अंतःवृत्त का केंद्र C है, तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो x पर 90 डिग्री है, XYZ। आर यू गेटिंग? द क्वेश्चन इज सेइंग कि XY की वैल्यू 6 है, YZ की 10 है। ट्रिपलेट में होगा ना, तो ये 3 4 5, 5 की जगह पर 10, 3 की जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, यहां तक क्लियर? बोल रहा है इसके अंदर एक क्या है? एक अंतःवृत्त है जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र है C। ठीक है, तो बोल रहा है अंतर्वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र, मतलब ये वाला क्षेत्र, पूरा जो क्षेत्र है, के अलावा, के अतिरिक्त, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है जो बच गया है, इसका क्षेत्रफल मीटर, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में ज्ञात करो। आर यू गेटिंग? तो सबसे पहले मुझे इसका रेडियस पता करना पड़ेगा। किस तरीके से निकाल सकता हूं? पूरे ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल दूं हाफ बेस इंटू हाइट से, और मैं माइनस कर दूं इस सर्कल का, इस वृत्त का एरिया। तो बचा कुचा जो एरिया होगा वो यही वाले सेक्शन का होगा जो मुझे पूछ रहा है। आर यू गेटिंग? तो सबसे पहले मैं सर्कल का एरिया निकालने के लिए इसकी रेडियस पता कर लूं। किस तरीके से? जब भी क्या हो, समकोण त्रिभुज हो, उसके अंदर क्या हो, एक सर्कल हो, उसकी रेडियस क्या होती है? P + B - h/2। याद रखना, मतलब 8 + 6 - 10/2, 16 14, 14 - 10 मतलब 4/2, मतलब 2। मेरे पास 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई, तो एरिया क्या होगा? πr², मतलब πr² मतलब 4। मतलब इसका जो पूरा अंदर एरिया होगा वो क्या होगा? सर्कल का एरिया 4 पाई। अब देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मींस हाफ इंटू बेस 6, हाइट इज 8, मतलब 24। तो 24 ये पूरा हो गया, जिसके अंदर का ये सर्कल का एरिया है 4 पाई। तो बचा कुचा एरिया कितना होगा? 24 - 4 पाई। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी। 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गया। प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंक की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? 7 थे, लेट्स से उनका एवरेज x है, तो पहले कितना हो रहा था टोटल स्कोर? 7x। एक और बढ़ गया, जिससे अब क्या हुआ? एवरेज में, औसत में 2 और बढ़ गया, मतलब x + 2 हो गया।
बोल रहा है प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों में औसत अंक की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। पहले 7x हो रहा था, अब 8x तो हो रहा है, एक के कारण 16 और बढ़ जा रहा है। अगर कुछ नहीं बढ़ता, अगर औसत x का x ही रहता तो इस बार क्या हो जाता 8x, लेकिन क्या हुआ, इसमें 16 और आ गया और ये 16 एक्स्ट्रा आया। इसका मतलब क्या बोल रहा है, औसत अंक की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को सरल करिए। 1 - 1/100 भैया ये सब मल्टीप्लाई में, तो यहां आ गया 0, 0 माइनस यहां पर भी 0, दैट मीन्स 0, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। नेक्स्ट ओके, एक और वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है एबीसी, फिर क्या बोल रहा है, साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। साइड ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अ सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी टचेस साइड ए सी at a midpoint D and cut the side AB at point E. If AE is equal to 2.5 सेंटीमीटर, find AB। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया था। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है ना। इस क्वेश्चन को कराऊंगा, इस क्वेश्चन को चूज करने का मकसद बस यही है, इसमें आपको 2-3 आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, जिसमें क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इसके बराबर है। ठीक है, बोल रहा है अ सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी, बी से एक सर्कल पास हो रहा है, टचेस द साइड ए सी, और ए सी के साइड को टच करेगा एट अ मिड पॉइंट ऑफ डी, दैट मीन्स यहां से ऐसा पार करेगा, इधर टच करते हुए एट अ मिड पॉइंट ऑफ डी, मतलब ये जो इतना इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, एंड कट ए बी, और ए बी को जो कट करेगा यहां पर एट पॉइंट ई। ठीक है, और ए ई की वैल्यू यहां दे दी गई है 2.5, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी की लेंथ पता करो। कुछ समझ में आ रहा है इसको देखते हुए? अब जरा यहां ध्यान दो, यहां पर पहले सबसे पहले क्या बोला है, साइड ए बी ए सी के बराबर है। इसका मतलब यहां देखो, और ये जो ए सी है 2 भागों में विभाजित है, 2 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, मतलब ये बराबर ही है। अगर मैं इतने को x ले लूं तो ये x, मतलब ए बी कितना हो गया 2x। अब आपको एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी भाई, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, टेंजेंट वाली। हम लोग एक ये वाली नहीं पढ़ते हैं, ये वाली ए बी सी डी है ना, जिसमें पढ़ते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू ये अगर डी हुआ तो डी बी, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना। अरे वही तो प्रॉपर्टी यहां लगी है, जरा ध्यान से देखो, ये गया कॉर्ड जो एक्सटेंड हो गया एक एक्सटर्नल पॉइंट ए पे, और ये टेंजेंट बन गया, वही तो प्रॉपर्टी है ये, समझ गए? तो यहां जरा देखो, यहां क्या हो जाएगा, यहां ए बी की लेंथ पूछी है, तो मैं सबसे पहले ए डी के निकाल दूं x, इसका 2 गुना कर दूंगा तो 2x, जो ए बी की लेंथ हो जाएगी। दैट मीन्स x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए ई मतलब 2.5 इंटू 2.5 इंटू ए बी विच इज इक्वल टू 2x। तो x से ये x गया तो x इज इक्वल टू आ गया कितना 5, और x इज इक्वल टू 5 आ गया, ए बी है 2x, दैट मीन्स ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। समझ गए क्वेश्चन को? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1 10 100,000 10,000 लाख 3,70,000 की 3 अलग अलग हिस्से में 3 बैंकों में जमा, एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्से में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है।
वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा ब्याज समान था। अच्छा, तो उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा किए? देखो, पहले बैंक में 4% के रेट पे, दूसरे बैंक में 5% के रेट पे और तीसरे बैंक में 6% के रेट पे, इज इक्वल टू है, सब बराबर है। तो इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर दूं तो 1/4, 1/5 और 1/6। बोले तो क्या बोले तो एलसीएम अगर मैं ले लूं 30 55 30, तो 30 60 अगर ले लूं तो यहां आ गया 15, यहां आ गया 12 और यहां आ गया 10। मतलब 15:12:10 के रेशियो में जो है अमाउंट ये वाला बटा हुआ है। बस खेल खत्म। तो देखो 15 + 12 + 10 कितना होता है? 37। तो 37 की वैल्यू अगर 3,70,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 10,000 तो 15 की वैल्यू 15,000 और सॉरी 1,50,000, सॉरी 1,50,000। 12 की वैल्यू 1,20,000 और 10 की वैल्यू 1,00,000। देखो ऑप्शन नंबर बी में यही तो कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। यदि 8 sec स्क्वायर x माइनस 7 10 स्क्वायर x अगर 11 है और 0 और जो x है दैट विल बी मोर देन और इक्वल टू 0 और ये 90 के बीच में है, तो x का मान ज्ञात करो, है ना। क्या है? 8 sec स्क्वायर x माइनस 7 10 स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 11। देखो इस sec को 10 में बदलो तो एक फॉर्मूला तो आपको पता है, sec स्क्वायर x क्या होता है? 1 + 10 स्क्वायर x। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 1 + 10 स्क्वायर x और यह -7 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 11। यहां देखो 8 + 8 10 स्क्वायर x -7 10 स्क्वायर x। तो यहां क्या आ गया? यहां क्या ऑपरेट किया हमने तो कितना आ गया? 8 + 10 स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 11। दैट मीन्स वी कैन राइट 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू, इस तरफ गया तो ये माइनस हो गया, दैट मीन्स 3। अब जरा यहां देखो, आपको पता है कि 10 60 डिग्री कितना होता है? √3 और 10 स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है? 3। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और इसके आधार के भुजाओं का अनुपात 8:15:17। अरे वाह, ये तो ट्रिपलेट में ही मिल गया। चलिए, यदि तीनों पार्श्व पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल 840 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन के सेंटीमीटर में जो है प्रिज्म का आयतन कितना होगा? ये तो झूठा ही दे दिया, कोई मतलब ही नहीं था देने का। ब्लफ कर रहे हो, हम नहीं होंगे, है ना। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? नीचे जो आधार होगा उसका एरिया इनटू हाइट। तो इस हिसाब से आपको ये ट्रिपलेट दिख रहा है। मतलब बोले तो ये अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। नीचे का एरिया क्या होगा दोस्तों? नीचे का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा ना। दैट मीन्स हाफ इंटू 8 इंटू 15, ये नीचे का एरिया हो गया, आधार का एरिया, और इंटू हाइट, यही तो होता है क्या? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, यही हो जाएगा, है ना। तो यहां कितना हो जाएगा? ये 4। दैट मीन्स 60 इंटू 21 और 60 इंटू मतलब 6 6 दूनी 12 और 0 लगा दो, 12 60। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर इसे 2.25 घंटे में भरा जा सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है जिसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा? देखो, एक पाइप है जो टंकी को भर सकता है 4.5 घंटे में, बी जो पाइप है वो 2.25 में। लेट अस टेक एलसीएम व्हिच इज इक्वल टू 4.5। द एफिशिएंसी ऑफ द ए विल बी 1 एंड द एफिशिएंसी ऑफ द बी विल बी 2। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो,
यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया, तो आधे घंटे में भाई तुम कितना भर दोगे? 1 घंटे में 1 यूनिट है, आधे घंटे में आधी यूनिट भर दोगे। अब कितना यूनिट बचा है? अब यूनिट बचा है कितना? 4 यूनिट बचा हुआ है। अब जरा देखो, अब ओहो ए प्लस बी, माई मिस्टेक है ना, बी के साथ, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर है ना, तो ए और बी, ए प्लस बी 2 होगा, है ना। ए यहां 1 तो बी यहां पर 1। ठीक है, अब सही है। एक चीज छूट गया था, चलिए। हाँ, तो अब क्या बोल रहा है कि आधे घंटे में चालू किया, तो अब कितना यूनिट बचा हुआ है? 4 यूनिट बचा है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दिया गया। मतलब ए तो अब पहले चल रहा था, बी भी चलेगा, मतलब अब 1 घंटे में कितना यूनिट? 1 घंटे में 2 यूनिट कर करके भरना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या है? 2 है ना। तो देखो बचा है 4, भरेगा विद द एफिशिएंसी ऑफ 2, लगने वाला समय है 2 घंटा। पहले आधा घंटा चल चुका है और अब 2 घंटा चलेगा, तो टोटल भरने में कितना? 2 घंटा 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। आओ इसको एक्स लेके करते हैं, बड़े दिनों से एक्स लेके नहीं किए हैं ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो शॉर्ट में बताते हैं, एक्स लेके बताते ही नहीं, इस क्वेश्चन को एक्स लेके किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरुण अपनी वेतन का 2/3 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। वरुण की पढ़ाई पर 13,006 खर्च करता है, जो अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है। अरुण का कुल वेतन कितना है? लेट्स से अरुण का कुल वेतन x है, ठीक है। तो बच्चे की पढ़ाई पर कितना भाग खर्च किया? 2/3, मतलब कितना? 2x/13 खर्च किया, है ना। अब देखो, लेकिन ये जो अमाउंट दिख रहा है आपको 1306, ये क्या है? वरुण की पढ़ाई पर, वरुण की पढ़ाई पर 1306 खर्च करता है, जो अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 है। मतलब इसका जो 2/3 है, इसका जो 2/3 है वो कितना है? 13,006। आर यू गेटिंग गाइस? बस x की वैल्यू निकाल लो, काटा पीटी करो, खेल खत्म। तो यह कितना हुआ? 2x/13 इज इक्वल टू 6503 इंटू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना? 126,808.50। बोले तो ऑप्शन नंबर, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो कि क्या कह रहा है। निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत का आंकड़े दर्शाता है। यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है, तो नागपुर में चावल की खपत, नागपुर में कितना है दोस्तों? 5%। 2 लाख टन का 5% बोले तो 10 वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए यूं ही वीडियो लेके आ रहा हूं। दोस्तों मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ समझ में आ रहा है, इसी तरीके से चलाते रहो, सब एवरीथिंग इज क्लियर। मुझे भी पता चलना चाहिए, आपके तरफ से कोई फीडबैक मिलता ही नहीं है, तो अपना फीडबैक जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखें। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो स्पेसिफाई करिए, इस क्वेश्चन को सर इस तरीके से कराइए, तो नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप से कराया जाएगा आपकी इच्छा अनुसार, है ना। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट मतलब 1 वे, इट विल बी 2 वे, है ना। आपके तरफ से भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, तो और अच्छी तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस और लाए जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे।